Hello students, let us go ahead with the last lecture of this chapter, chapter number 5, magnetism and matter. In this video, we are going to study about two topics. We are going to study about hysteresis curve, and we are also going to study about permanent magnets and electromagnets. Students, in the front of you, the diagram that you are seeing is called as hysteresis curve. ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये एक हिस्टेरेसिस कर्व का ग्राफ है. इसमें क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड. देखो स्टूडेंट्स, हमने एक सोलेनॉइड लिया है और सोलेनॉइड में हम करंट पास करते हैं और सोलेनॉइड के अंदर हमने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है. कौन सा? फेरोमैग्नेटिक. याद रखो, इनिशियली ये सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज्ड है, यानी कि इसका मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो है, तो इनिशियली इसका मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो हो जाएगा. तो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है. अब जब हम करंट पास करने का शुरू करते हैं तो ये जो सोलेनॉइड है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उसके वजह से ये जो मटेरियल हमने अंदर रखा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसमें भी मैग्नेटाइजेशन हो जाता है और नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है और फिर हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा B और मैग्नेटिक इंटेंसिटी H भी मिलेगा. तो स्टार्टिंग में ये ग्राफ में जैसे हम देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट पर करंट भी ज़ीरो था, B that is magnetic field was also zero, and H that is intensity of magnetization, everything was zero. जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करते गए, इनिशियली करंट मान लो फॉर एग्जांपल 3 एम्पियर्स था, उसको बढ़ाकर हमने 4 एम्पियर्स किया, 5 एम्पियर्स किया, 6 एम्पियर्स किया. जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाते जाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, साथ साथ मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बढ़ती है. तो दोनों साथ साथ में बढ़ता है. अब आप अगर ये कर्व को देखो तो ये कर्व कैसा है? नॉन लीनियर कर्व है. द कर्व इज नॉन लीनियर. नाउ इट रीचेस अ पॉइंट ए, एक मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है. यहाँ पर H भी मैक्सिमम है और B ऑल्सो मैक्सिमम. इसके बाद आप कितना भी करंट बढ़ा लो, मान लो 15 एम्पियर्स पे हम ए पर पहुंच गए, उसके बाद आप चाहे जितना भी करंट बढ़ा दो, हमको इससे ज़्यादा H की वैल्यू मिलेगी नहीं. दिस इज H मैक्सिमम. और इससे ज़्यादा हमको B नहीं मिलेगा. दिस इज B मैक्सिमम. ये मैक्सिमम वैल्यू जो है, तो A इज कॉल्ड एज सैचुरेशन पॉइंट. सो A इज द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन. उसके बाद आप चाहे जितना भी करंट बढ़ा लो, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बढ़ेगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी नहीं बढ़ेगा. सो दैट पॉइंट A इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन. तो बच्चों, हमारा ग्राफ में ये जो पूरा कर्व OA है वो हमको ये बताता है कि जैसे जैसे B बढ़ता है, एक सैचुरेशन पहुंच जाता है पॉइंट A पर, और उसके बाद ना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ना मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगा. अब हम एक काम करते हैं, ये पॉइंट पर पहुंच जाने के बाद अब हम करंट को डिक्रीज करना शुरू करते हैं. मान लो ये पॉइंट है हमको 15 एम्पियर्स पे मिला था, तो अब हम डिक्रीज करना शुरू करेंगे. 14 एम्पियर्स, 13 एम्पियर्स, 12 एम्पियर्स, और डिक्रीज करते 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 एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, ये पॉइंट B. यहाँ पर आप देखो तो H की वैल्यू ज़ीरो हो गई है ना, Y एक्सिस पर है, B एक्सिस पर. तो यहाँ पर H ज़ीरो है B पर. तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर B ज़ीरो है, ये पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ रिटेंटिविटी. सो दिस कर्व AB denotes the point where we get H is equal to 0. At this point B, H becomes 0. लेकिन देखो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं हुआ है. B is not equal to 0. So this point is called as the point of retentivity. Retentivity is also called as remanence. Remember that. तो यहाँ पर हमको H ज़ीरो मिल जाता है. अब हम करंट को और भी डिक्रीज करते हैं. अच्छा, इस पॉइंट पर हमको करंट जो है ना ज़ीरो मिल गया है. करंट ज़ीरो हो जाने के बाद देखो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ऐसे था, ऊपर था. अब हम करंट का डायरेक्शन उल्टा कर देते हैं, ऐसे जाने लगता है करंट. पहले करंट ऐसे जा रहा था, अब करंट ऐसे आ रहा है. तो हमने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया. जैसे ही हमने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, क्या होता है, ये हम
आगे बढ़ते हैं और करंट को रिवर्स करने पर ये कर्व देखो ऐसे नीचे आ रहा है बी से सी पर, तो डी कम हो रहा है और एच बढ़ने लगता है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में बढ़ने लगता है। अब रिवर्स ऑर्डर में बढ़ने से एक्चुअली होता क्या है, उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि यहां पर बी पर क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। चलो ये डायग्राम देखो बच्चों, ये डायग्राम में एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो डोमेन्स होते हैं वो डोमेन्स हमने बताए हैं। तो ये डोमेन्स इनिशियली सारे एक डायरेक्शन में थे। जैसे जैसे हमने एच को जीरो किया और करंट को फर्दर डिक्रीज किया, क्या होता है, कुछ डोमेन्स राइट साइड में पॉइंट करते हैं, कुछ डोमेन्स लेफ्ट साइड में पॉइंट करते हैं। ये देखो ये सारे डोमेन्स लेफ्ट साइड में पॉइंट कर रहे हैं। ग्रीन वाले जो है सारे लेफ्ट में पॉइंट करते हैं, राइट वाले सारे राइट में, रेड वाले जो है वो सारे राइट में पॉइंट करते हैं। यानी कुछ डोमेन्स जो है वो फ्लिप हो गए यानी उल्टे हो गए। इनिशियली सारे के सारे डोमेन्स राइट में थे, लेकिन करंट को डिक्रीज किया हमने और रिवर्स डायरेक्शन में जैसे करंट को फ्लो करवाना हमने शुरू किया, तो सारे डोमेन्स में से कुछ डोमेन्स लेफ्ट की तरफ हो गए, पलट गए, फ्लिप हो गए यानी पलट गए। अब आधे डोमेन्स राइट में है, आधे डोमेन्स लेफ्ट में है। डोमेन्स की वजह से बच्चों क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब कुछ डोमेन्स राइट में कुछ लेफ्ट में, तो मैग्नेटाइजेशन थोड़ा सा राइट में थोड़ा सा लेफ्ट में, जितना मैग्नेटाइजेशन राइट में है उतना ही लेफ्ट में है, उसकी वजह से बी जीरो हो जाता है, लेकिन इंटेंसिटी जीरो नहीं हुई है। ये हमको कर्व BC से समझ में आता है। तो BC वो रीजन है जहां पर B जीरो हो गया है। ये पॉइंट पर देखो B जीरो हो गया, ये H एक्सिस पर है, तो यहां पर B जीरो हो गया, लेकिन H जीरो नहीं हुआ है। हमने करंट का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स किया है। अब रिवर्स डायरेक्शन में हम करंट को बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, इसको डायरेक्शन चेंज करते समय एक ऐसा स्टेज आता है जब करंट जीरो हो गया होता है, फिर वो रिवर्स होता है। अब रिवर्स होने के बाद बढ़ने लगा है, फिर से 3, 4, 5, 6 एम्पियर्स करंट बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाते हैं सैचुरेशन बढ़ने लगेगा और फिर हम एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएंगे, पॉइंट डी पर, जहाँ पर फिर आप रिवर्स डायरेक्शन में चाहे जितना भी करंट बढ़ा लो, न मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, न मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, न एच बढ़ेगा। ऑफकोर्स दोनों रिवर्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया, एच का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया, और एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाने के बाद आगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना बंद हो जाएगा। तो ये हो गया फिर से पॉइंट ऑफ सैचुरेशन रिवर्स डायरेक्शन में, तो वो हो गया हमारा कर्व CD। हम और करंट को रिवर्स करना फिर से शुरू कर देते हैं। अब फिर से हम करंट को डिक्रीज करना शुरू करते हैं, करंट कम होने लगेगा, कम होते 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 फाइनली जब हम E पर आ जाते हैं तो करंट, यहाँ पर करंट जो है वो मिनिमम हो गया या ज़ीरो हो गया, और ये पॉइंट पर हमको फिर से H ज़ीरो मिलता है। अब फिर से हमने करंट का डायरेक्शन ऐसे कर दिया, रिवर्स कर दिया, और हमको कर्व ये मिलने लगता है, और ये क्लोज लूप हो गया। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ से हम A पर पहुँचे, लेकिन करंट को जैसे ही हम डिक्रीज करते हैं तो हम वापस इसी कर्व पे रिटर्न नहीं आते हैं। कर्व जो है अपना रास्ता बदल लेता है और ऐसे जाकर इस रास्ते पर आता है, उसके ओरिजिनल रास्ते पर वो कभी वापस नहीं जाता है। ये जो कर्व है इसको हम हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। हिस्टेरेसिस लूप के हमको बहुत फायदे होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हिस्टेरेसिस लूप्स। Students, remember throughout this video whatever I have been explaining to you, that you should start writing in your notebooks. I have written on the paper in such a way that you can straight away pause the video and copy everything as it is from the paper. It will be very helpful to you in preparing for your exams, in understanding the points, and even when you read the textbook you will get the main points right away. Let's go ahead. So students, we were discussing what are the uses of hysteresis curve. तो स्टूडेंट्स याद रखो, हिस्टेरेसिस कर्व जो होता है वो हमको एक सुटेबल मटेरियल के सिलेक्शन में हेल्पफुल होता है। हमें मैग्नेट बनाना है, परमानेंट मैग्नेट, तो कौन सा मटेरियल यूजफुल होगा वो डिसाइड करने में हेल्पफुल होता है। सो हिस्टेरेसिस कर्व helps us to select a suitable material for permanent magnets. Now some properties you must remember. जिस मटेरियल की रिटेंटिविटी हाई होती है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है, रिटेंटिविटी लो होगी तो वीक मैग्नेट बनेगा। जिस मटेरियल की कोअर्सिविटी हाई होती है वो परमानेंट मैग्नेट बनता है, कोअर्सिविटी लो होगी तो टेम्पररी मैग्नेट बनेगा।
अब परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, तो वो ऐसा मैग्नेट होता है जिसका मैग्नेटिज्म लॉस नहीं होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स? आसपास में कोई और मैग्नेट है, वो हमारे मैग्नेट पर असर करेगा तो हमारे मैग्नेट का फील्ड लॉस हो जाएगा। अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमारे मैग्नेट पर असर करता है और उसकी वजह से हमारे मैग्नेट का मैग्नेटिज्म समय जाते धीरे 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 खत्म हो जाता है। जब टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तब भी हमारा मैग्नेट का मैग्नेटिज्म लॉस हो जाता है और मैकेनिकल डैमेज, मैग्नेट गिर जाता है या मशीनरी में यूज़ होता है तो बार बार मशीनरी की वजह से उस पर वाइब्रेशंस आते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म लॉस हो सकता है। अभी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी का डेफिनेशन याद रखो बच्चों। रिटेंटिविटी इज द वैल्यू ऑफ बी व्हेन एच इज इक्वल टू 0। याद करो वो ग्राफ फिर से। ये देखो ग्राफ में ये जो पॉइंट है यहां पर h 0 है, ये जो b एक्सिस है, तो ये जो वैल्यू है वो h की वैल्यू 0 है। तो यहां पर रिटेंटिविटी की जो वैल्यू होती है उसको हम, वो b की वैल्यू है। तो व्हाट इज रिटेंटिविटी? इट इज द वैल्यू ऑफ b व्हेन h इज इक्वल टू 0। व्हाट इज कोर्सिविटी? इट इज द वैल्यू ऑफ h व्हेन b इज इक्वल टू 0। सी द ग्राफ अगेन। एट दिस पॉइंट b इज इक्वल टू 0, सो एट दिस पॉइंट h है लेकिन b नहीं है, तो हमको कोर्सिविटी मिलेगा। यहां पर फिर से रिटेंटिविटी मिलेगा और यहां पर फिर से कोर्सिविटी मिलेगा। अब दो ग्राफ्स देखो, ये ग्राफ देखो बच्चों, ये जो ग्राफ है उसमें ये और ये दोनों पॉइंट्स कोर्सिविटी को इंडिकेट करते हैं और ये ब्रॉड है यानी कोर्सिविटी ज़्यादा है, और ये दो पॉइंट्स कोर्सिविटी को इंडिकेट करते हैं। ये ग्राफ से हमको समझ में आता है कि कोर्सिविटी लो है। अभी ये दो पॉइंट्स रिटेंटिविटी को इंडिकेट करते हैं और रिटेंटिविटी छोटा है, इसका रिटेंटिविटी ज़्यादा है। तो जिस ग्राफ का कोर्सिविटी ज़्यादा होता है वो ग्राफ चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, और जिसका रिटेंटिविटी ज़्यादा होता है वो ग्राफ पतला होता है। तो ये याद रखो बच्चों कि हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका कोर्सिविटी ज़्यादा होता है और उनका हिस्टेरेसिस लूप ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका कोर्सिविटी कम होता है लेकिन रिटेंटिविटी ज़्यादा होता है, और लूप कैसा होता है? नैरो हिस्टेरेसिस लूप होता है, और इसमें जब हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो एनर्जी लॉस जो है डिसिपेट कम होता है, देयर इज लेस एनर्जी लॉस। तो वंस अगेन बच्चों याद रखो रिटेंटिविटी का डेफिनेशन, इट इज द वैल्यू ऑफ b व्हेन h इज इक्वल टू 0 एंड कोर्सिविटी इज द वैल्यू ऑफ h व्हेन b इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस स्टडी अबाउट परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। So students, what are permanent magnets? Permanent magnets are those substances that retain their ferromagnetic properties for a long time. So permanent magnets जो है उनकी ferromagnetic properties आसानी से लूज नहीं होती है। परमानेंट मैग्नेट्स कैसे बनाते हैं? तो चलो देखते हैं मेथड्स ऑफ मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। एक मेथड है होल्डिंग एन आयरन रॉड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड हैमरिंग इट। किसी आयरन मैग्नेट को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पकड़कर उसको जोर जोर से मारने का। उससे क्या होता है? देखो हमने पढ़ा है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और उसके अंदर डोमेन्स होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होते हैं? डोमेन्स होते हैं, और ये डोमेन्स कैसे होते हैं? रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, और ये डोमेन्स में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जब हम इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पकड़कर हैमरिंग करेंगे तो ये डोमेन्स जो है वो अपनी जगह से हिल जाएंगे और वो अपने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रीअलाइन हो जाएंगे और हमारा वो जो लोखंड है वो मैग्नेट बन जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है स्ट्रोकिंग अ स्टील रॉड विथ वन एंड ऑफ अ बार मैग्नेट फॉर अ very large number of times. Let's understand the meaning of that. देखो बच्चों समझो ये कोई स्टील का रॉड है और ये पेन जो है वो एक मैग्नेट है। तो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि अगर मैं किसी मैग्नेट को ऐसे स्टील के ऊपर घिसता हूँ, फिर उठाकर वापस ऐसे घिसता हूँ, फिर उठाकर वापस उसके ऊपर घिसता हूँ, तो व्हेन आई रब इट, रबिंग इट मीन्स स्ट्रोकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, देन दिस स्टील रॉड विल बिकम अ मैग्नेट। लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है क्या? प्लेस अ फेरोमैग्नेटिक रॉड इन अ सोलेनॉइड एंड पास करंट थ्रू द सोलेनॉइड।
जैसे हमने पहले डायग्राम में देखा था, सोलेनॉइड के अंदर हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डाल दिया और उसमें से अगर आप करंट पास करोगे तो ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेट बन जाएगा। बस एक ही बात है, या तो ये परमानेंट मैग्नेट बन सकता है या तो वो टेम्पररी मैग्नेट बनेगा। तो कब परमानेंट मैग्नेट बनेगा, कब टेम्पररी मैग्नेट बनेगा उसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और नेसेसरी प्रॉपर्टी जो है मैग्नेट की वो समझनी चाहिए। चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये दो प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि अगर हाई रिटेंटिविटी होगी तो हमको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मिलेगा और हाई कोअर्सिविटी होगी तो हमको परमानेंट मैग्नेट मिलेगा। तो अगर हमें परमानेंट मैग्नेट बनाने का है और इस तरह से सोलेनॉइड के अंदर मैंने जो सब्सटेंस को डाला है, अगर उसकी रिटेंटिविटी हाई होगी तो ये जो सब्सटेंस है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, और अगर उसकी कोअर्सिविटी हाई होगी तो अंदर जो मैंने सब्सटेंस डाला है वो परमानेंट मैग्नेट बनेगा। बच्चों, इसके अलावा और एक बात याद रखो कि हम जिस मटेरियल को यूज़ करते हैं मैग्नेट बनाने के लिए उसकी परमिएबिलिटी भी बहुत हाई होनी चाहिए। सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट्स मस्ट हैव हाई परमिएबिलिटी। ये देखो, ये सारे मटेरियल्स परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज़ होते हैं। स्टील, अल्निको, आपको पता है अल्निको इज़ एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, Al एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड आयन। आयन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स कॉपर ऑल्सो। सो एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर एंड आयन, ये सब मिलाकर जो अलॉय बनता है वो अल्निको अलॉय है। कोबाल्ट स्टील एंड टिकोनल, दिस मटेरियल आर यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़ है तो इनकी परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है, इनकी रिटेंटिविटी भी हाई होती है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये रिटेंटिविटी जो होती है वो लेसर देन सॉफ्ट आयन होती है कंपैरेटिवली, एंड हाई कोअर्सिविटी, ये परमानेंट मैग्नेट की नेसेसरी प्रॉपर्टीज है। चलो बच्चों, अभी सॉफ्ट आयन के बारे में समझ लो आप। सॉफ्ट आयन की प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो सॉफ्ट आयन की प्रॉपर्टीज़ है उसकी भी परमिएबिलिटी बहुत हाई है। हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि अगर आपको मैग्नेट्स बनाने हैं तो उसकी परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए, लेकिन सॉफ्ट आयन की रिटेंटिविटी लो होती है और कोअर्सिविटी तो बिल्कुल लो होती है। ये दोनों की कंपैरिजन करो तो इसकी रिटेंटिविटी तो सॉफ्ट आयन से भी कम होती है, लेकिन कोअर्सिविटी जो होती है वो सॉफ्ट आयन से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब सॉफ्ट आयन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में यूज़ होते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं वो टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूजेस क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज़ होते हैं, लाउड स्पीकर्स में यूज़ होते हैं, टेलीफोन के डायफ्राम्स में यूज़ होते हैं और क्रेन्स में यूज़ होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जंक यार्ड में बहुत सारा लोखंड या स्टील, बहुत बड़े बड़े जो कबाड़ी खाने होते हैं या जंक यार्ड्स होते हैं जहाँ बड़ी बड़ी स्टील की गाड़ियाँ उठानी होती है, तो आयरन और स्टील के मटेरियल को उठाने के लिए ये जो क्रेन्स होती है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या होता है? तो ऐसे ही सोलेनॉइड के अंदर से हम सॉफ्ट आयन का कोर पास करते हैं। अब ये जो सॉफ्ट आयन का कोर होता है ना, ये सॉफ्ट आयन का जो कोर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अभी इस कोर में से, ये सोलेनॉइड में से जब करंट पास होता है तो ये मैग्नेट बन गया और इसको आयन और बाकी चीज़ें चिपक जाएगी, और जैसे ही हम करंट्स बंद कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, ये इसका मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वर्क करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल अबाउट magnetism in matter. A few numericals are remaining which we will be solving very soon, but my next video is definitely going to be about the next chapter. Numericals I will be solving in a live lecture.